तो बीजेपी हाईकमान कभी गुजरात भेज रहा है अपने विधायकों को, तो कभी मध्य प्रदेश भेज रहा है। इस मुद्दे पर तमाम बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी दीपक और उनके साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अशोक पांडे। दीपक, देवभूमि पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर, सनातन धर्मी, यहाँ पर चार धाम हैं। लेकिन बीजेपी के विधायक इस वक्त यहाँ से चले गए हैं मध्य प्रदेश और गुजरात में पिकनिक मना रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल आशीष, मैं अशोक जी से इसका जवाब जानना चाहूँगा। अशोक जी, भाजपा के विधायक सारे उज्जैन पहुंचे हैं महाकाल की शरण में। देखिए, दुनिया भर के लोग यहाँ पहुंचते हैं, चारधाम यात्रा में देवभूमि माना जाता है। क्या लगता है वहाँ पर वो लोग गए हैं, क्यों महाकाल की शरण में गए? कि भाजपा का भय है या फिर कुछ और? दीपक, जो चार धाम की बात की तो चार धाम में यहाँ लोग पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन जहाँ तक हिंदू रीति रिवाजों हिंदू धर्म की बात है तो महाकाल की पूजा करने वो लोग जाते हैं जिनको अपने प्राणों का भय होता है। तो भाजपा को भी इतना भय सता रहा है, लग रहा है कि भाजपा को भी अपने पार्टी को प्राणों का भय सता रहा है, इसलिए महाकाल की पूजा अर्चना करने वो लोग गए हुए हैं। क्योंकि 30 को राज्यसभा चुनाव है, दूसरा है विजय बहुगुणा को बहुमत साबित करने के बाद अभी तुरंत विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। तो जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विकट उखड़ने वाले हैं और इसी डर के मारे वो सारे विधायकों में एकजुटता बनी रहे और कोई ऐसा नुकसान न हो, इसलिए टीम के रूप में सब उनको हाईकमान लेके गया है। तो दर्शन भी हो जाएंगे और काम भी बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो पूर्व में खंडूरी जब मुख्यमंत्री बने थे तो जब उन्होंने सीट खाली करवाई थी कांग्रेस के टीपीएस रावत से, क्या लगता है वही चीज़ कांग्रेस करने जा रही है? इसका डर भाजपा को सता रहा है कि वही चीज़ उनके साथ ना हो जाए? बिल्कुल जो सूचनाएं हैं उनके साथ यही होने वाला, यही भाजपा को डर सता रहा है कि उपचुनाव में कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक विजय बहुगुणा के लिए सीट छोड़ेगा। कारण यह है कि भारतीय कांग्रेस के पास 32 सीटें हैं। यदि कांग्रेस का कोई एमएलए सीट छोड़ता, विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर के रहते हुए जीत के आते हैं तो 32 के 32 ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई विधायक छोड़ता है तो स्वाभाविक है विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संभवतः चुनाव जीतने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो कांग्रेस के पास 33 सीटें हो जाएंगी, कम से कम एक सीट बढ़ेगी तो निर्दलियों और बसपा इनका थोड़ा दबाव कम होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए सीट छोड़ता है तो उसको मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है, उसको और तमाम तरह के लाभ मिल सकते हैं। पिछले 15 दिन से उत्तराखंड में जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति हो रही है, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक होगा उसको भी इसका लाभ मिलेगा। और कांग्रेस बदला लेना चाह रही है कि उन्होंने उनके बड़े जनरल को तोड़ा था। टीपीएस रावत तिवारी जी की सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री थे और एनडी तिवारी उनकी बहुत सलाह मानते थे, लेते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो उस जनरल को जो तोड़ कांग्रेस को जो चोट दी थी बीजेपी ने, संभवतः कुछ कांग्रेस भी ऐसा करने जा रही है और भाजपा बड़ी डरी हुई है। राज्यसभा चुनाव को लें तो राज्यसभा में नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, पहले तो 2 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, इतनी अंतरकलह थी उनकी, फिर अब एक पर सहमति बन रही है, तो भी उम्मीद नहीं है कि उनका उम्मीदवार जीत पाएगा और भाजपा में उस चुनाव में भी भीतरघात होने की आशंका है। अच्छा, भले ही भाजपा के सभी विधायक वहाँ पर, लेकिन भाजपा की ये खबर है या भाजपा के अंदर से ही आ रही है कहीं ना कहीं कुछ निर्दलीय वहाँ पर पहुंचे हैं, भाजपा भी ऐसी कोई कोशिश कर रही है? कितना दम लगता है इस पर आपको? कोई निर्दलीय नहीं पहुंचा, आपने सारे फुटेज देख लिए हैं। कल निर्दलियों के जो उन्होंने ग्रुप बनाया उसमें मंत्री प्रसाद नैथानी ने बयान दिया कि हमने सबने तय किया कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार को राज्यसभा में सपोर्ट करेंगे। अब इसलिए भी निर्दलीय नहीं पहुंचेंगे, सारे निर्दलियों को कांग्रेस ने एडजस्ट कर लिया है, तो मतलब ही नहीं। अगर धने को छोड़ दें तो उनकी भी नाराज़गी कहीं ना कहीं दूर कर ली जाएगी। तो कोई निर्दलीय वहाँ उज्जैन नहीं पहुँचा है, ये पूरी तरह झूठ है। लगभग नेटवर्क 10 ने भी सब निर्दलियों से बातचीत की है, वो सब यहीं हैं। अच्छा, बाकी जो विधायक वहाँ पर हैं, कुछ वरिष्ठ विधायक यहाँ पर हैं, तो बताया जा रहा है कि उनके फ़ोन स्विच ऑफ है। जो कुछ नए विधायक इस बार भाजपा की बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को डर है कि वो शायद वहाँ स्विच कर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो वरिष्ठ विधायक यहाँ पर हैं, क्या लगता है कि वाकई में वो कांग्रेस के साथ संपर्क में है? या कुछ विधायकों के जो असंतुष्ट चल रहे हैं, खासकर बहुगुणा खेमे की मैं बात करना चाहूँगा, उसमें कितना दम आपको लगता है? नहीं, ये ऐसा कि बहुगुणा खेमे के विधायक असंतुष्ट तो नहीं, लेकिन मायूस जरूर है कि उन्होंने सोनिया गांधी की बात मानी, उन्होंने कांग्रेस की बात मानी, उन्होंने विजय बहुगुणा का साथ दिया, उन्हें बेचारों को कुछ नहीं मिला। उनकी बड़ी बेचारगी की स्थिति है, लेकिन वो बेचारगी इस तरह नहीं है कि वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए या ऐसा कोई विद्रोह कांग्रेस में हो। वो एक अवसर था कि हरीश रावत अगर साहस करते, हरक सिंह को साहस करते, वो तब तक था जब विधायकों ने शपथ नहीं ली थी। अब वो स्थिति नहीं बन पा रही। अब विजय बहुगुणा की सरकार बनेगी, चले कितने दिन इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार बनेगी, बहुमत साबित होगा। भाजपा इसलिए भी डरी हुई है कि भाजपा ने भी एक दांव खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो दांव उनके अंतर कलह के कारण सफल नहीं हो पाया। तो
अब वो चाह रहे हैं कि हमारी जो है हमारी पार्टी में सेंधवारी न हो, इसके लिए चाहे जो करना पड़े, विधायकों को सैर करानी पड़े, ऐश करानी पड़े, और उसी की एक कड़ी है कि उनको उज्जैन ले जाया गया है। अभी ज़रूरत पड़ेगी कोई और ले जाएंगे। अच्छा, नहीं महाकाली क्यों, क्या आपको लगता है कि वाकई में कि महाकाली क्यों यहाँ पर चुना गया? महाकाल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, जो विधायक आधे से ज़्यादा वहाँ संघ की भूमि से आते हैं, तो एक भगवान के दरबार में जाके फिर अगर वहाँ जाएंगे और वहाँ इस तरह का संकल्प होगा कि पार्टी को वो नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ भगवान का डर रहेगा। संभवतः ये सोचा होगा कि मंदिर में जाके फिर ये कोशिश नहीं करेंगे कि पार्टी टूटे, कि थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए उनको महाकाल ले गए। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष, जिस तरह के लगातार अशोक जी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर डरी हुई है, और जिसकी वजह से भाजपा को डर है कि जो उसको नए नवेले विधायक है, कहीं उनको तोड़ने की कोशिश कांग्रेस ना करे, जैसे भाजपा पूर्व में कर चुकी है, कांग्रेस उसका बदला यहाँ पर न ले। यही एक वजह सामने आ रही है जिस वजह से भाजपा के सभी विधायक फिलहाल उज्जैन में है। आशीष, बिल्कुल दीपक, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है उत्तराखंड के सियासी गलियारों में, जो उठापटक मची हुई है, बीजेपी की सरकार नहीं है लेकिन इतना डर, आखिर ये डर बीजेपी को क्यों हो जा रहा है? क्या ऐसा हो भी सकता है? क्योंकि आमतौर पे हम उत्तराखंड में देखते नहीं खरीद फरोख्त की राजनीति यहाँ होती हो, ऐसा आमतौर पर उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन क्या अब हम मान लें कि उत्तर प्रदेश का जो इफेक्ट है वो उत्तराखंड में अब पूरी तरह से प्रभावी होने लगा है? एक सवाल और जो निकल के यहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं देखे उत्तराखंड की राजनीति हमने पूर्व में देखी तो बड़ी जो खरीद फरोख्त खासकर विधायकों की या मेले की, यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यह उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में होता है, वही संस्कृति यहाँ पर भी आ रही है, वैसी राजनीति यहाँ की होती जा रही है। पिछले 2 चुनाव में दीपक ऐसा नहीं हुआ कभी, और बड़ा उत्तराखंड की राजनीति बड़ी पाक साफ, चुने हुए विधायक बड़े ईमानदार अच्छे लोग जो है, छोटी छोटी बातों पर यहाँ जो है लोग सच के रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाते थे, हाउस में भी बाहर भी। ये पहला अवसर है 2012 में जब दोनों दलों में इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है। दोनों दलों की बात क्या करें, कांग्रेस में तो देखिए किस हद तक कि सोनिया गांधी जैसी नेता होने के बावजूद शायद कांग्रेस के इतिहास में ये पहला अवसर है कि उनकी पार्टी के चुने हुए विधायकों ने, केंद्र में मंत्री ने इस तरह की ब्लैकमेलिंग की और हाईकमान को दबना पड़ा। तो उत्तराखंड के लिए तो बड़े शर्मनाक बात है, और पहली बार हम उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते पर चले हैं, और भविष्य में क्या होगा ये तो फिर भगवान ही जाने। बिल्कुल, छोटा सा राज्य है, कुल 70 विधायक यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पर। नहीं, जनता खामियाजा तो भुगतेगी, निश्चय ही जनता भुगतेगी। मान लीजिए मध्य चुनाव हो जाते हैं इस राज्य में, तो जनता पे बोझ तो पड़ेगा ही, लेकिन उत्तराखंड की जनता, पूरे देश की जो उनकी जो राजनीतिक सोच है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, एक सर्वे के अनुसार उत्तराखंड के लोग पॉलिटिकली पूरे देश में सबसे ज़्यादा अवेयर हैं। तो वो जनता इनको सबक भी सिखाएगी, जैसा उसने 2012 में दोनों दलों को आईना दिखाया। ये कहें कि उसने हैसियत बता दी कांग्रेस को, खंडित जनादेश दे करके कि आप लोग हमें 5 साल बहुत मूर्ख बनाते हो, अब मैं आपको ऐसा तमाचा जनता ने दिया है कि दोनों पार्टियां सहला भी नहीं पा रही। तो जनता निश्चय ही आने वाले समय में जनता इनको तगड़ा सबक देगी। उत्तराखंड के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, और वो उनका एक अपमान है एक तरह से। जैसे मंत्रियों ने कहा कि मंत्री पद मेरे जूते की नोक पर है, या ये हुआ कि विधायक रिजल्ट आने के बाद भी सरकार नहीं बनी, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 13 तारीख से आज जो है यहाँ तक हम पहुँच गए, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया, कि विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। तो ये जो लज्जाजनक स्थितियाँ हैं जनता सब देख रही है, और वो देर सवेर इसका बदला चुकाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, कोई दूसरा विकल्प लोगों के पास नहीं है। देखा जाए तो हर बार भाजपा कांग्रेस में ही स्विच होकर स्थिति रह जाती है, और इस बार जो जनादेश आया है उसमें भी यही स्थिति देखने को मिली। क्या आपको लगता है क्यों वाकई में दूसरा विकल्प क्यों नहीं मिल पा रहा है, या दूसरा ऐसा कोई दल है नहीं, या ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, क्षेत्रीय दलों की बड़ी उपयोगिता थी। जो दल राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल था, उसकी बड़ी हैसियत, पहली बार भी उनके 3 एमएलए जीत के आए थे, दोबारा भी उनके जीत के आए। लेकिन क्या किया राष्ट्रीय पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी सत्ता का स्वाद चखाकर एक तरह से उन्हें खा ही लिया। तो जनता का भरोसा क्षेत्रीय दलों से उठा, और चुनाव के पहले तय हो रहा था कि अगर सारे ये दल, जो चाहे टीपीएस रावत हो, चाहे मुन्ना सिंह चौहान हो, चाहे उत्तराखंड यूकेडीपी हो, जिनके पवार जी जीत के भी आए हैं, ये था अगर एक जॉइंट फोरम बन जाता, और कांग्रेस के जो बागी थे उनका जॉइंट फोरम बन जाता। देखिए 3 बागी जीत के आए, जोश सिंह बिस्ट बहुत अच्छा रहा। तो अगर कांग्रेस के बागी और सब मिल के एक फ्रंट बना लेते तो तीसरा विकल्प बन जाता, और निश्चय ही संभव ये स्थिति होती कि उनके बिना सरकार न बनती। अभी भी निर्दलियों के बिना सरकार नहीं बन रही, लेकिन उस समय जो ये फ्रंट बनता है उसको कोई भी नाम दे सकते थे, तो हो सकता उन्हीं की सरकार बनती और कोई राष्ट्रीय पार्टी उनको सपोर्ट करती।
अब आगे क्या कैसे देखते हैं? अब जो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं इसके बाद आगे आपको क्या लगता है? हालांकि सरकार चलेगी नहीं चलेगी बात की बात है, लेकिन आगे जो चुनाव होंगे, लेकिन जो भूमिका छोटे दलों की है, एक नहीं हो पा रहे हैं वो लोग, कहीं ना कहीं सत्ता का स्वाद चखने के बाद कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो आगे किस तरह से देखते हैं यहाँ की राजनीति को? नहीं, ये तीसरा विकल्प न बन पाना उत्तराखंड के लिए दुखदाई है। अगर तीसरा विकल्प बन जाए तो निश्चय ही इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को सबक मिलेगा, और ये जिसकी भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की चाहे भाजपा की, वो 5 साल अच्छा ढंग से विकासशील काम करेंगी। लेकिन ये जो तीसरे विकल्प के लोग हैं, जो से सीटों के बंटवारे में 70 सीटों में कोई 50 मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है, कोई 40 मांग रहा है, तो उसके लिए तो 500 सीटें करनी पड़ेंगी विधानसभा की। लेकिन अगर 5-10 सीटों में जहां उनकी मजबूत स्थिति इस तरह लड़ते, तो हो सकता है 20-25 सीट जीत जाते। अभी जो आज की स्थिति है उसमें नहीं लग रहा है कि जब कभी भविष्य में चुनाव हो, चाहे 5 साल बाद ही क्यों हो, तीसरा विकल्प कोई ठोस आकार ले पाएगा। तो जनता की मजबूरी होगी इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों को चुनने की। लेकिन नहीं लगता है अगली बार कोई खंडित जनादेश जनता देगी। अगली बार जो भी होगा तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी को लोग वोट करेंगे, ताकि सरकार स्थिर हो सके। बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष, जैसा अशोक जी ने हमें बताया, लंबे समय से यहाँ की राजनीति को देखा, कहीं ना कहीं लोगों के पास विकल्प भी नहीं है, जिस वजह से लोग यहीं स्विच कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग जीते भी हैं पूर्व के चुनाव में, छोटे दल या एक आध विधायक जीते भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो सत्ता का स्वाद चखने के बाद वो भी इन्हीं के साथ शामिल हो गए, क्योंकि सत्ता वाकई में चीज़ ही ऐसी है। और जो लड़ाई पूरी यहाँ पर चल रही, भले वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो सत्ता की लड़ाई है। आशीष, चलिए देवक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अशोक पांडे जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत की